गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं सरल समीकरण। ये क्लास 7 की प्रश्नावली 4 है। तो ये जो टॉपिक है वो सभी क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं सरल समीकरण के बारे में। तो समीकरण क्या है ये बताने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगी। जैसे आप कोई भी संख्या सोचिए, जैसे मैंने एक बच्चे को कह दिया कोई भी संख्या सोचिए। अब उस संख्या में आप 10 का गुणा कीजिए, 10 का गुणा करके आप उसमें से 20 घटाइए। ठीक है, तो मुझे उस बच्चे ने बताया कि मेरा परिणाम क्या प्राप्त हुआ, तो उसको 50 प्राप्त होता है। तो आप बताइए उसने क्या संख्या सोची होगी, यानी कि उसने कोई भी संख्या ली, तो हम उसको लिख देंगे x। आप इसको y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब उस संख्या में उसने क्या किया, 10 का गुणा किया, तो इसमें इसने 10 का गुणा कर दिया। फिर मैंने उसको कहा उसमें से वो 20 घटा दे, तो उसको क्या प्राप्त हो गया, 50 प्राप्त हो गया। तो वो संख्या क्या होगी, उसने क्या सोची होगी। फिर जब पता नहीं चला तो उसने बताया मैंने संख्या क्या सोची थी, 7। उसने एक संख्या सोची है 7 में उसने 10 का गुणा किया। ठीक है, तो उसके पास आ गया 70। फिर उसने 20 घटा दिया, तो 70 में से 20 चला गया। अब उसके पास उसने बोला मेरा परिणाम 50 आया। तो क्या 70 में से 20 गए तो 50 आएंगे, 50 बराबर 50। तो इस प्रकार क्या बनी, एक समीकरण बनी है। आपको समझ में आ जाएगा इसके द्वारा कि कोई भी संख्या आप सोचिए, उसका आप गुणा या भाग कीजिए, फिर उसमें जोड़ या घटाव करके आपको जो परिणाम प्राप्त होता है वही एक प्रकार की समीकरण बनती है। यानी कि समीकरण के दो पक्ष होते हैं, एक होता है LHS और दूसरा होता है RHS। जैसे मैंने कोई समीकरण लिख दी 4x + 5 बराबर, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 50। ठीक है, तो ये एक प्रकार की क्या है, समीकरण है। इसको हम लिखेंगे LHS और RHS, यानी कि समीकरण में एक समता का निशान होता है। तो समीकरण क्या है ये मैं आपको बता रही हूँ। समीकरण में समता या समान, यानी ये इक्वल जो साइन है बराबर का, ये चिन्ह जरूर होता है। अगर किसी भी समीकरण में इक्वल का साइन नहीं है तो वो समीकरण नहीं कहलाएगी। जैसे आप ग्रेटर देन या लेस देन इस प्रकार के कोई से बड़ा से छोटा के चिन्ह होंगे तो वो समीकरण नहीं कहलाएगी। समीकरण में बराबर का चिन्ह होना बहुत ही आवश्यक है। और ये बराबर का चिन्ह क्या बताता है, तो इस बराबर के चिन्ह के इस साइड जो होता है उसको कहेंगे हम RHS, और जो इस साइड होगा उसको कहेंगे हम LHS, यानी राइट हैंड साइड दायां पक्ष और लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। तो बराबर के एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों पक्ष होते हैं। तो आपको जिनको समीकरण के बारे में अभी तक नहीं पता है तो उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी है कि समीकरण के दो पक्ष होते हैं, एक होता है RHS, दूसरा होता है LHS। ठीक है, तो ये एक प्रकार की समीकरण है। तो इस समीकरण को आप कैसे पढ़ेंगे, 4x + 5 बराबर 50, यानी कि x यहाँ पर कोई संख्या है जिसमें हमने 4 का गुणा किया है और फिर हमने उसमें 5 जोड़ा है, तब हमें 50 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर समीकरण में या x का मान हमें ज्ञात करना होता है। तो देखिए समीकरण में दो तरह के चिन्ह होते हैं, देखिए x, y, z। एक तो ये चीज़ होती है, ठीक है, और एक कोई संख्यात्मक मान होता है। यानी कि यहाँ पर दो बातें हैं, चर और अचर। कई लोगों को इसमें भी कन्फ्यूजन होता है चर और अचर में। तो चर क्या होता है, चर है विचरणशील यानी वेरिएबल होता है, यानी कि आगे पीछे ये मूव होता रहेगा। कैसे कि यहाँ पर x है, 4 के साथ है, तो हम 4 इसके साथ हटा सकते हैं, यानी कि चर का मान विचरणशील होता है, इसका मान स्थायी नहीं होता है, कोई निश्चित मान नहीं होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तभी हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये या तो x भी हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, m, n। आप अपनी सहूलियत के आधार पर इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं जो संख्या अज्ञात है उसके लिए। दूसरा होता है संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान जो हमें बराबर के इस साइड यानी RHS यानी कि राइट साइड वाले पक्ष में दे रखा होता है, जो संख्या होती है उसे हम अचर कहेंगे। तो दो तरह की बातें हमने समझी हैं, चर और अचर। तो चर क्या है, तो x, y, z जो भी संख्या अज्ञात है उसको तो हम चर में काउंट करेंगे,
और जो संख्या हमें ज्ञात है वो कहलाएगी अचर। तो अचर तो स्थिर रहेगा, उसका मान फिक्स रहेगा, और चर का मान फिक्स नहीं है, यानी कि कोई भी निश्चित मान नहीं होता है। तो ये चीज़ आपने दो तरह की सीखी। अब देखिए समीकरण क्या है, ये आपको मैंने समझा दिया है। समीकरण कैसे बनाते हैं ये आपको मैं समझाती हूँ। यानी कि कोई भी संख्या आपने सोची, मैंने आपको पहले बताया कोई भी संख्या सोची है तो x सोच लिया, ठीक है, उसका हम 5 से गुणा कर देते हैं, तो हम क्या लिख देंगे 5x। अब मैंने बोला कि उसमें से आप 20 घटाइए, उसमें से आप 20 घटाइए, तो आप क्या लिखेंगे 5x माइनस 20। कोई भी संख्या लीजिए, तो मैंने संख्या x ली है, उसका 5 पे गुणा कीजिए, तो आपको लिखना है गुणा, यानी कि 5x, ठीक है, x का 5 में गुणा। फिर मैंने बोला कि आप उसमें से 20 घटाइए, तो अब आपको क्या प्राप्त होता है, ठीक है, तो मैंने बोला कि आपको 5 प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपने संख्या कौन सी मानी थी, ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो x का मान कैसे ज्ञात करना है, आप इसमें देखिए यहाँ है 5x माइनस 20 बराबर 5, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले 5x को 5x रखेंगे। अब देखिए ये 20 माइनस का है, ये दो पक्ष हो गए ना, यहाँ पर हो गया RHS, यहाँ हो गया LHS, दो पक्ष हैं बराबर के चिन्ह के, एक और दूसरी ओर, दोनों दाहिनी ओर और बाहिनी ओर, दो पक्ष हो गए। अब हमें क्या करना है, पक्षांतरण यानी पक्ष चेंज करना है, जिसको हम लिखते हैं बाय TP। तो ये हमारी समीकरण थी, आप देखिए 5x माइनस 20 बराबर 5। तो अब हम करेंगे, हमको x का मान ज्ञात करना है, चूंकि 5x के साथ गुणे में पहले से मौजूद है, तो इसको अभी हम ऐसे ही लिखेंगे, फिर हम कर देंगे बराबर 5 का लिखेंगे 5। अब देखिए 20 यहाँ पर माइनस में है, तो हमको करना है बाय TP, यानी कि पक्षांतरण करने पर पक्ष चेंज करना है, तो ये आ जाएगा इस साइड। और जब भी पक्ष चेंज करते हैं तो संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं, संख्या के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी कि ये जो 20 माइनस का हो रहा है ये यहाँ पर प्लस 20 हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस का 20 हो जाएगा। अब देखिए 5x बराबर 5 और 20, यहाँ पर 20 माइनस का प्लस में चला गया, तो आप देखिए यहाँ हो जाएगा 25, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25। अब आपको x का मान ज्ञात करना है, तो फिर से x को लिखना पड़ेगा। अब क्या करना है, तो 25 का 25 लिखेंगे। अब ये 5 हमने x में क्या किया था, 5 का गुणा किया था, तो अब हम इसको फिर से पक्ष चेंज करेंगे, तो ये यहाँ पर भाग में चला जाएगा, यानी कि प्लस का क्या होगा माइनस का क्या होगा प्लस, गुणे का होगा भाग और भाग का होगा गुणा। कब, जब पक्ष चेंज करेंगे, यानी कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में हम संख्या को ले जाते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये आपको देखना है x का मान क्या आएगा, तो 25/5। तो आप देखिए 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, तो x का मान मेरा आ गया 5। तो क्या मैंने ये मान सही निकाला है, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो 5 के पास जहाँ पर x था वहाँ पर मैं 5 रख लूँगी। यानी कि मैंने क्या बोला था कि कोई संख्या लीजिए, उसमें 5 का गुणा कीजिए, तो मैंने संख्या क्या ली 5 में 5 का गुणा किया, फिर मैंने 20 घटाया तो मुझे 5 प्राप्त हुआ। अब 5 पंजे कितना हो गया 25 में से 20 गए तो 5 आ गया। इसका मतलब ये मेरी समीकरण बिल्कुल सही बनी है। तो इस प्रकार हम समीकरणों को बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरणों को बनाना और उसको कथन के रूप में कैसे लिखना है, और कथन दिया गया है तो समीकरण के रूप में कैसे लिखना है, मैं आपको आगे एग्जाम्पल के द्वारा बता रही हूँ। जो 7th क्लास की बुक हमारे पास दे रखी है, इसमें देखिए उदाहरण नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। यहाँ पर पेज नंबर 88 पे दिया गया है उदाहरण नंबर 1। अब देखिए उदाहरण नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। पहला है x के तिगुने और 11 का योग 32 है। x के तिगुने, देखिएगा x का तिगुना और 11 का योग 32 है, ये हमारा सवाल है।
यानी कि ये कथन है, इसको हमें समीकरण के रूप में लिखना है। तो x का तिगुना, तिगुना का मतलब 3 का गुणा, तो x में 3 का गुणा करेंगे तो हम लिख देंगे 3x और 11 का योग, यानी कि इसमें 11 का योग करना है तो हम लिखेंगे +11। 3x + 11 बराबर क्या होगा 32। इतना आसान है, ये एक समीकरण बन गई, यानी कि x का तिगुना और 11 का योग 32 है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आगे देखिए, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से आप 5 घटाएं तो 7 प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या, तो आपको संख्या ज्ञात नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं कोई भी संख्या मान लेती हूँ, तो माना कि वह संख्या y है। मैंने क्या मान लिया, y है। तो यहाँ दिया है किसी संख्या के 6 गुने, 6 गुने तो संख्या y है, y का 6 गुना क्या हो जाएगा 6y। अब उसमें से क्या घटाना है, तो 5 घटाएं। क्या लिखा है, घटाने का चिन्ह लगाएंगे और 5 लिखेंगे तो 7 प्राप्त होता है, बराबर 7। ये है समीकरण। अब आपको अगर इसमें y का मान भी ज्ञात करना है तो आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर ये -5 है तो इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, और ये 6 यहाँ गुणे में है तो यहाँ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम y का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। आगे है m का 1/4 7 से 3 अधिक है, तो m का 1/4, m का 1/4 यानी m/4 या m गुणा 1/4 चौथाई हो जाएगा। 7 से 3 अधिक है, तो 7 से 3 अधिक है, तो यहाँ पर कर देंगे m/4 यानी m का 1/4 -7 बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि m का 1/4 7 से 3 अधिक है। आगे है, किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 1/3, तो कोई भी संख्या मान लीजिए, माना कि वो संख्या z है, z का 1/3 हो जाएगा z/3। 1/3 में 5 जोड़ने पर, तो यहाँ पर 5 जोड़िए और 8 प्राप्त होता है, तो यहाँ हो जाएगा बराबर 8। तो ये है कथनों को समीकरण के रूप में लिखना। आगे है उदाहरण नंबर 2 में आप देखिए, निम्नलिखित समीकरणों को कथनों में लिखिए, यानी कि समीकरण दे रखी है और उसको कथन में लिखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगा तो आगे की क्लास में आपको पढ़ने में आसानी होगी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, 2 में है पहला x - 5 बराबर 9। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम कि x है, x में से 5 निकालने पर 9 प्राप्त होता है, या x में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। बस इतना ही लिखना है क्योंकि समीकरण को कथन में लिखना। आगे है 5p बराबर 20, दूसरा है 5p बराबर 20। तो यहाँ लिखेंगे कि कोई भी संख्या है, किसी संख्या का 5 गुना 20 के बराबर है, किसी संख्या का 5 गुना 20 के बराबर है। इस प्रकार आप इस कथनों को लिख सकते हैं। आगे देखिए कोई सवाल कैसे आएंगे, तो परीक्षा में प्रश्नावली 4.1 में आपको चौथा सवाल दिया है, वो भी इसी प्रकार का है कि निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए, यानी कि जो अभी मैंने ये करवाया ना आपको उसी के आधार पर है। आगे आप देखेंगे उदाहरण नंबर 5, यानी कि इसमें समीकरणों को हल कैसे करना है वो सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं आगे बताऊंगी एग्जाम्पल नंबर 5, 3n + 7, ये है 3n + 7 = 25। अब देखिए यहाँ पर n का मान कैसे ज्ञात करना है वो देखिएगा। 3n + 7 है तो यहाँ पर लिख देंगे 25 - 7। कैसे हुआ, बाय टीपी से। क्या हुआ, बाय टीपी, यहाँ पक्षांतरण करने पर तो ये 7 यहाँ पर प्लस का था हमारे LHS में, ये है LHS, ये है RHS, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो बाएं पक्ष से इस 7 को उठाकर हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस का 7 था वो माइनस का 7 हो जाएगा। अब देखिए 3n बराबर 25 में से 7 घटाइए, क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3n बराबर 18 है तो यहाँ पर आपको लिखना है n बराबर 18/3। कैसे, 3 यहाँ गुणे में था
जब 3 को हम उठाकर इस पक्ष में डालेंगे, यानी कि LHS से वो RHS में जाएगा, तो 3 गुणे का था तो 3 कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 और 6 तिया 18, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, तो इस प्रकार हम समीकरण को सॉल्व करते हैं। आगे हम इसके बहुत अच्छे से सवाल देखेंगे। अब देखिए आगे अगला एग्जाम्पल है आपके सामने, किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ये कथन के रूप में दिया गया है, सबसे पहले इसको समीकरण के रूप में बनाना पड़ेगा। तो किसी संख्या का तिगुना, तो माना कि वह संख्या हमने x, y, z कुछ भी मान सकते हैं, तो मैंने यहाँ मान लिया कि वो संख्या x है। x का तिगुना क्या हो जाएगा, 3x और 11 का योग यानी कि +11 और ये 32 है। ठीक है, तो 3x + 11 बराबर 32 हमने समीकरण बनाई है। वह संख्या ज्ञात करनी, यानी हमें x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए 3x बराबर हो जाएगा 32 - 11। कैसे, ये हमारा RHS है और ये है LHS। तो जब LHS से संख्या RHS में जाएगी तो यहाँ प्लस का 11 था, तो ये माइनस का 11 हो जाएगा। अब देखिए 3x बराबर क्या होगा, 32 में से 11 गए, क्या आएगा, 32 में से 11 गए, तो 32 में से 11 घटाइए आप, ये हो जाएगा 21। 1 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2। अब देखिए 3x बराबर 21 हो गया है। अब हमें x का मान निकालना है, तो हम करेंगे 21। अब ये देखिए 3 यहाँ गुणे में था, यहाँ आएगा इस पक्ष में, तो ये भाग में चला जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, 3 और 21 का मतलब 3 में भाग लगाइए आप, 3 एकम 3 7 तिया 21, तो यहाँ आ गया x बराबर 7। ये हमारा सवाल इस प्रकार हो गया। आगे देखिए सवाल एग्जाम्पल नंबर 10 बहुत ही अच्छा सवाल है, और आपके किताब में जो सवाल दिया गया है ये इसी प्रकार का सवाल कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। मोस्टली कंपटीशन एग्जाम में 6 to 10 की मैथ्स की बुक्स से ही सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 है, मैं यहीं पर करवा रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। राजू की आयु ज्ञात करनी है यदि पिता की आयु 44 वर्ष है। तो अब देखिए सवाल, इसको ये मैं लिखना जरूरी नहीं समझ रही, मैंने आपको सवाल बता दिया है, बुक आपके पास है। राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। जब आपको सवाल समझ में नहीं आया तो इसको आपको 2 बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सवाल की जो पहली लाइन है उसी से मैं चलूंगी। राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने, यानी कि राजू की आयु का 3 गुना है, तो हमें सबसे पहले राजू की आयु को x, y, z कुछ भी मानना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिखा कि माना कि राजू की आयु x वर्ष है। आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, ये चर राशि है। माना कि राजू की आयु x वर्ष है। ठीक है, ये तो हो गया इसका पहला काम। अब है राजू की आयु का 3 गुना। ठीक है, राजू की आयु का 3 गुना, तो क्या हो जाएगा, x का 3 गुना मतलब 3x, 5 वर्ष अधिक है। क्या है, 5 वर्ष अधिक है। तो ये 3x + 5 क्या आ गया, राजू के पिता की आयु। ये हमें हिंट दे रखी है कि राजू की पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। अब प्रश्न के अनुसार पिता की आयु दे रखी है 44 वर्ष, यानी कि ये हो जाएगा 44। ठीक है, अब देखिए एक तरफ दे रखा है कि राजू की पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो हमारे हिसाब से प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार राजू के पिता की आयु हमारे प्रश्न के हिसाब से बन रही है 3x + 5। जो हमें कथन दे रखा था उसको हमने समीकरण के रूप में लिखा है। ठीक है, लेकिन लास्ट लाइन में हमें दिया है कि यदि उसके पिता की आयु 44 वर्ष है तो राजू की आयु हमें ज्ञात करनी है। इसका मतलब 3x + 5 किसके बराबर होना चाहिए, 44 के। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, तो आपको ये सवाल का आंसर भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास एक सिंपल समीकरण बन गई है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आगे जनरल समीकरण दे रखी होती तो भी हम इसको सॉल्व करते, सिर्फ आपको समीकरण बनाने में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब देखिए
3x + 5 = 44 है। तो अभी 3x का मान निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, बराबर में 44 लिखूँगी। अब क्या होगा, ये जो प्लस का 5 है वो किस में जाएगा, माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा 44 - 5। अब देखिए 3x बराबर क्या हो जाएगा, 44 में से 5 गए तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना होगा मुझे, ये x के साथ 3 क्या हो रहा है, गुणे में, तो अब इसको मैं यहाँ ले जाऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, भाग में। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पर चला जाएगा बटे में। अब x बराबर क्या हो गया, 39/3। तो आप देखिए आपने भाजकता के नियम पढ़े होंगे। 3 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग करने पर वो 3 से भाजित है तो वो संख्या 3 से भाजित हो जाएगी। यानी कि 9 और 3 कितने होते हैं, 9 और 3 12 होंगे। क्या 3 के पहाड़े में 12 आएगा, 3 चौके 12, तो ये 3 से भाग इसका पूरा पूरा जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो x बराबर हो जाएगा 13। यानी कि राजू की आयु कितनी है, 13 वर्ष। राजू की आयु हम लिख देंगे 13 वर्ष। राजू की आयु 13 वर्ष है। अब पिता की आयु 44 वर्ष थी। क्या ये सही है उत्तर? उसको देखने के लिए हम इस समीकरण में x की जगह पर 13 रखिए, तो 13 × 3 हो जाएगा, 13 तिया 39, 39 में से आप 5 जोड़िए तो आपका 44 आ जाएगा। 39 + 5 कितना होगा, 44। इसका मतलब हमारा ये जो आंसर है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल, हमने पढ़ा एग्जाम्पल नंबर 8 और 10। इसमें आपको समीकरण बनानी थी और इसमें भी आपको समीकरण बनाकर सवाल को हल करना था। चलिए आगे दे रखा है इसमें लास्ट में प्रश्नावली 4.4, उसमें भी इसी प्रकार के सवाल दे रखे हैं। आप देखिए, निम्न स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये सिर्फ उदाहरण नंबर 8 के जैसा है। एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। तो आप उस संख्या को y मान लीजिए। ठीक है, तो मैंने देखा, देखिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एक संख्या के 8 गुना, तो संख्या अगर y थी, 8 गुना क्या हो जाएगा, 8y, उसमें 4 जोड़िए, हमने 4 जोड़ लिया तो आपको प्राप्त क्या होगा, 60। ठीक है, तो बराबर 60। ये तो हमने समीकरण लिख दी। अब अज्ञात संख्या ज्ञात करनी, यानी कि y का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम लिख देंगे 8y बराबर 60 - 4। अब देखो इतना सरल है तो आपको फटाफट करना आना चाहिए। 8y बराबर 60 में से 4 गए तो कितना आ गया, 56। अब y बराबर कितना हो जाएगा, 56/8। तो y बराबर क्या होगा, 8 एकम 8, 8 7 56। तो हमारा उत्तर आ गया y बराबर 7। तो ये प्रश्नावली के सवाल भी बहुत आसान हैं यहाँ पर हल करने। दूसरा है, एक संख्या का 1/5 घटा 4 बराबर संख्या 3 देता है। यानी कोई संख्या का 1/5 है तो x, कोई संख्या x मान लीजिए, x/5 घटा 4 मतलब 4 घटाना है, तो x/5 - 4 3 देता है, तो बराबर 3 लिख देना है। अब देखिए तीसरा है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। तो इसको भी आप समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। देखिए किसी संख्या का 3/4 लेकर, कोई भी संख्या है, x है, x का 3/4 यानी 3/4 x। ठीक है, उसमें मैं 3 जोड़ दूं, 3 जोड़ दीजिए तो मुझे 21 प्राप्त होता है। यहाँ पर लिख देंगे 21। ठीक है, इस प्रकार ये सवाल को हल करना है। आपको क्या यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, 4 बटे में है तो पहले ही यहाँ पर गुणे में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पहले से गुणे में चला जाएगा, यहाँ रह जाएगा 3x + 3 बराबर 21 × 4। ठीक है, फिर 3 माइनस हो जाएगा और 3 भाग में चला जाएगा, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली 4.4 हमने देखी है। आपको इसी में कोई भी कठिनाई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हमने सरल समीकरण को अच्छे से समझा है, और क्योंकि ये प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षा में, और जो प्रतियोगी परीक्षा आप आने वाले सालों में देंगे उसमें भी ये टॉपिक पूछा जाता है। धन्यवाद।